भूगोल में, ज्योग्राफी में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? संसाधन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब बताओ संसाधन होता क्या है? सबसे पहले तो इस टर्म को हम लोग डिफाइन करें। संसाधन क्या होता है? बताओ कुछ। वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं संसाधन कहलाते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या मानव के लिए उपयोगी हैं, क्या कहलाते हैं? जैसे साइकिल जो है ना, जिससे तुम घर से यहाँ आते हो, वो तुम्हारे लिए एक संसाधन है, वह एक संसाधन है। यह बिल्डिंग जो है, यह एक संसाधन है। हालांकि यह दोनों निजी संसाधन है। तुम्हारा जो साइकिल है उसका मालिक कौन है? तुम हो कि हम हैं? अगर हमको यूज भी करना होगा ना तो पहले तुमसे परमिशन लेंगे कि थोड़ा साइकिल दो, मार्केट से आते हैं, थोड़ा साइकिल दो, 2-4 राउंड लगा के आते हैं, है कि नहीं है? ये बिल्डिंग जिनका है, अभी हम ये बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, मेरा बिल्डिंग तो नहीं है, ये एक निजी संपत्ति है। तो हम जब इसका यूज कर रहे हैं ना, तो जो इसके मालिक है, जो इसके ओनर है, हम उनसे परमिशन लिए हैं, बदले में उनको हम क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। तो संसाधन क्या है? जैसे तुम बैठे हुए हो, बेंच भी एक संसाधन है। इस माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइक भी एक क्या है? ये ब्लैक बोर्ड भी एक क्या है? संसाधन है। संसाधन का मतलब, संसाधन दोनों तरह का हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। इवन कि संसाधन का और भी एग्जाम्पल हमको तो हम आप लोगों को बताए तो वायु जो है, वायु समझते हो? हवा, यह संसाधन है कि नहीं है? है। वायु संसाधन है ना। वायु का क्या यूज करते हैं हम लोग? सांस लेने में यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? गाड़ी के टायर में भरने में यूज करते हैं, आग जलाने में यूज करते हैं। पेड़ पौधा इसका यूज करता है क्या चीज के लिए? वायु में जो उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज करता है ना पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए। और वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसका यूज करते हैं हम भी और पेड़ पौधा भी, श्वसन के लिए करते हैं ना। वायु में जो ऑक्सीजन है उसका यूज होता है दहन के लिए। वायु में जो नाइट्रोजन है वह दहन को कंट्रोल करता है। अगर वायु में नाइट्रोजन नहीं होता तो आग को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वायु एक क्या है? संसाधन है। वैसे ही नदी एक संसाधन है। मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल, वह भी एक संसाधन है। जो तुम्हारा वन है, वन मतलब वह भी संसाधन है। वन कोई अरण्य लिखा है तुम्हारे बुक में। जो वन्य पशु है वो संसाधन है कि नहीं है? वो भी संसाधन है। जाओ पटना चिड़ियाघर में जाके देखो, हम लोग उसका यूज करते हैं ना मनोरंजन के लिए, देखते हैं ना, या फिर चैनल पे भी देखते हो ना पति को, किसको? वन्य जीव को। तो तुम उसको देख करके अपना एंटरटेनमेंट करते हो, अपना मनोरंजन करते हो। हमारे लिए क्या है? एक हमारे लिए उपयोगी है ना, तो भी संसाधन है। क्या बोले हैं? समझ में आ रहा है? इवन कि पत्थर भी संसाधन होता है, पत्थर का यूज करते हैं। पत्थर हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है? है ना। अच्छा, जलीय जीव होगा कि नहीं? सूक्ष्म जीव हो सकता है कि नहीं? अब तुम जितना सोचोगे सब संसाधन है। मेरा शर्ट भी एगो संसाधन है, लेकिन ये मानव निर्मित है। वायु कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। मृदा मतलब सॉइल, कैसा संसाधन है? अच्छा, सूर्य, पेड़ पौधे, वन्य जीव, या सीधा कहते पशु में दोनों आ जाएगा ना। पशुधन जिसको हम लोग पालते हैं, किसको पालते हैं? शेरबाग को। हम तो लोग जनरली शेरबाग को हम लोग नहीं पालते, उसको हम लोग कहते हैं जंगली पशु, उसको नहीं पालते हैं। अब कहोगे सर चिड़ियाघर में तो पाले हुए हैं, तो एक अलग पर्पस है। जनरली उसको ना हम लोग पालतू पशु नहीं कहते हैं। पालतू पशु में कौन आएगा? गाय, भैंस, बकरी, यही ना आता है। गाय जनरली पालतू पशु में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आ जाता है। ये सब सामाजिक पशु भी है, जो समाज में रहता है। जंगली पशु कहाँ रहेगा? जंगल में रहेगा। ठीक है, तो सब प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो संसाधन समझ में आ गया क्या होता है? संसाधन को ना ब्रॉडली हम 2 भाग में बांट सकते हैं, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन।
ब्रॉडली हम इसको सरसरी तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक संसाधन, जैविक। देखो तुम्हारा टॉपिक होगा फर्स्ट या सेकेंड लाइन में, सेकेंड या थर्ड लाइन में ही लिखा होगा भौतिक संसाधन, और दूसरा क्या होगा, जैविक संसाधन। तो जैव जगत से जो भी संसाधन हमको मिला है, जैव जगत में कौन आता है, सभी जीवित प्राणी। जैव जगत में कौन आएगा, चाहे वह क्या हो, कोई एनिमल हो, कोई जंतु हो। जंतु हम लोग भी ना, जो ह्यूमंस है, जो मनुष्य है, बायोलॉजी के अनुसार हम लोग क्या है, जंतु है, एनिमल है, ठीक है। जितना प्लांट्स है, जितने पेड़ पौधे हैं, वो सब संसाधन, वो सब जैव संसाधन है, जैविक संसाधन है। अब कहोगे सर सूखा हुआ पेड़, तो फिर वो सूखा हुआ, उसमें सजीव का कोई लक्षण नहीं है, सजीवों की लक्षण भी तो होनी चाहिए। सूखा हुआ पेड़ है वो तो निर्जीव हो गया। जो सूक्ष्म जीव है वो भी इसमें आ जाएगा, जैविक में। अब भौतिक में कौन आ जाएगा, वायु, जल, कौन आ जाएगा, वायु, जल, चट्टान, धातु, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब एक टर्म आएगा तुमको यहां पर निकल के, संसाधन एवं तकनीक। क्या आएगा, संसाधन एवं संसाधन। संसाधन तो समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। एवं तकनीक, तकनीक होता क्या है, प्रौद्योगिकी भी इसको कहते हैं। हो सकता है तकनीक गलत लिखे हो, हर्षिकार होगा मेरे ख्याल से, देख लो उसमें। मुझे लग रहा है कि तकनीक ऐसे लिखा हुआ है, क्या बुआ, ऐसा ही था तकनीक। तकनीक को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसको प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो जानो संसाधन को ना, संसाधन बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा योगदान है। यूज नहीं, योगदान है। यूज तो है, ये योगदान है। जैसे अगर हम बात करते हैं, नदी में आज से नहीं हजारों वर्षों से पानी बह रहा था। क्या हमारे पास इसका ज्ञान था कि इसके पानी को हम डैम बना के, बांध बना के इसके पानी को रोक लें, और उससे हम क्या करें, पानी को रोक के हम क्या कर सकते हैं। बांध जो है ना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। एक बांध से एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए बांध को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे बांध बना करके हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। बाढ़ का जो पानी इधर उधर चला जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में घुस जाता है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। बिहार का शोक कौन नदी है, अब बंगाल का शोक दामोदर नदी। तो इस पे बांध बना बना करके हम लोग इसको नियंत्रित किए हैं। तो बांध बना करके, डैम बना करके हम लोग बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उससे विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उससे नहर निकाल करके सिंचाई कर सकते हैं। नहर निकाल करके उससे क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उस नहर का प्रयोग या आंतरिक यातायात के लिए हो सकता है। आंतरिक यातायात, उसमें नाव चला करके सामान को एक नदी से दूसरे नदी में भेजा जा सकता है। जैसे तुमको हम बतावे कि एक है नहर, स्वेज नहर, नाम सुने हो, मानव निर्मित नहर है। उस नहर के निर्माण होने से पहले जब यूरोपियन कंट्री से कोई नाव आता था ना, तब पूरा अफ्रीकन कंट्री को घूम करके नीचे से केप ऑफ गुड होप से होकर के इंडिया में आता था। स्वेज नहर के बनने से क्या हुआ, स्वेज नहर को बनने, उसमें लाल सागर और भूमध्य सागर को मिला दिया गया। अब जितने भी जहाज है वह इससे होकर के आ जाता है। समय का बचत, पैसे का बचत, समय का बचत, पैसे का भी बचत हो गया है, ठीक है। तो नहर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आंतरिक परिवहन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, डैम का यूज, मत्स्य पालन कर सकते हैं ना। और क्या होगा डैम में, और क्या हो सकता है, जल कीड़ा मतलब क्या हुआ, वहां पर लोग जाएंगे, वह एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो जाएगा। लोग वहां जाते हैं नौका विहार करने, नाव की सवारी करने, ठीक है। तो जल कीड़ा या फिर जल विहार करने में उसका मतलब मनोरंजन के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो बांध, हम क्या चीज पढ़ा रहे थे, तो हाँ, तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि वह उसमें ना, नदी में पानी आज से नहीं है, हजारों वर्षों से बह रहा था। लेकिन हमारे पास ना तो इतना ज्ञान था और न ही हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। समय के साथ जब आवश्यकता बढ़ी तो टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। हम अपना ज्ञान बढ़ाते गए, ज्ञानोपार्जन किए, टेक्नोलॉजी को डेवलप किए, और हम आज उसका यूज कर रहे हैं बिजली बनाने में। हालांकि हम फुल स्टेमिना के साथ यूज नहीं कर रहे हैं,
नदी पर बहुत सारा डैम बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे हैं, फ्यूचर में बनाएंगे। ठीक है, वह एक स्वच्छ ईंधन है, 100% स्वच्छ कोई ईंधन नहीं होता है। ठीक है, तो उससे पहले वैसे ही तुम और भी बात बतावे आपको, जैसे जो खनिज अयस्क है, जैसे कोयला है या फिर कोई मैंगनीज है, लौह अयस्क है, वो धरती के अंदर आज हम लोग निकाल रहे हैं माइनिंग करके, खदान से खोद करके। क्या आज से हजारों वर्ष पहले वहां पर नहीं था ना? हमको उसका ज्ञान नहीं था। अभी भी बहुत ऐसा जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहां पर है, लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहां से निकाल सके। जैसे हिमालय क्षेत्र में हम सारे लोगों को पता है कि वहां पर खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है हिमालयी क्षेत्र में। यही वजह है कि चाइना बार बार उस पर क्या कर रहा है, अपना अधिकार जता रहा है कि मेरा है, ताकि उसमें जो खनिज संपदा है ना, वह उसका दोहन कर सके, उसका यूज कर सके। और टेक्नोलॉजी में ना चाइना हम लोगों से बहुत आगे है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे आप लोगों को बुआ? तो बात हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तकनीक विकसित हुई। ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, और आज हम नदी पर डैम बना लेते हैं। आज हम सौर ऊर्जा, आज हम सूर्य प्रकाश की मदद से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। आज हम हवा की, वायु की, पवन की मदद से, बहती हुई हवा की मदद से, वायु की मदद से बिजली उत्पादन कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी का ही ना विकास होने के कारण हुआ है। तो जान लो, बिना टेक्नोलॉजी के संसाधन, आज तुम्हारा साइकिल जो है एक संसाधन है, किसका देन है? टेक्नोलॉजी का। उससे भी आगे सोचो, टेक्नोलॉजी कहां तक गया? यातायात के क्षेत्र में बाइक बनाया। साइकिल में तो पैडल मारना पड़ता है ना, बाइक से आगे कार बनाया, ट्रेन बनाया, और वायुयान तक बना दिया। हम लोग हवा में भी उड़ पाते हैं, और हवा में उड़ के न केवल एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, बल्कि हम लोग स्पेस में चले जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। ये किसका देन है? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी, तुम्हारा मोबाइल फोन एक संसाधन है, किसका देन है? टेक्नोलॉजी का। ये जो अभी हम क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल से, किसका देन है? तो संसाधन हुआ नहीं करता है, संसाधन बना करता है। यह बात एक भूगोलविद भी बोला था, नाम जानते हो? नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम था? जिमरमैन। क्या नाम था? जिमरमैन। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। अब आता है संसाधन एवं मनुष्य। संसाधन एवं मनुष्य या मानव। देखो, मानव संसाधन है कि नहीं बताओ तो? मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं एक क्या है? क्योंकि हमारे पास जो एक अद्भुत चीज है, हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड एक अद्भुत चीज है, जिसका उपयोग करके हम इस संसार पे राज कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? ब्रेन। क्या नाम है? ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग। समझ में आ रहा है? तो हम क्या है, अभी क्या हम अपने ज्ञान का उपयोग करके धनोपार्जन कर रहे हैं ना। डॉक्टर अपने ज्ञान का उपयोग करके धनोपार्जन करता है ना। एक चित्रकार जो है चित्र बना करके धनोपार्जन करता है। एक गायक अपनी कला का उपयोग करके अपने धनोपार्जन करता है, अपने परिवार को चलाता है, करता है ना। तो मनुष्य स्वयं भी एक क्या है? और संसाधन, और संसाधनों के मध्य न संसाधन, तकनीक और मनुष्य, संसाधन और तकनीक दोनों के बीच न मनुष्य जो है ना वो नियंत्रक की स्थिति में है। मनुष्य जो है संसाधन और तकनीक के बीच क्या चीज की स्थिति में है? नियंत्रक। हम लोग कंट्रोल करते हैं इसको। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं किसी देश में संसाधन का किसी देश के विकास में योगदान। संसाधन का क्या चीज में? किसी देश के विकास में योगदान। संसाधन का किसी देश के विकास में क्या चीज? योगदान। देखो, संसाधन जो संपन्न देश होते हैं ना, संसाधन जो है ना किसी भी देश के लिए क्या चीज होता है जानते हो? देश के विकास का बैकबोन होता है। तुम्हारे बुक में दिया होगा, क्या लिखा है, क्या लाइन लिखा है? देखो, अब लाइन पढ़ के एग्जैक्ट सुनाते हैं। क्या दिया है? संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। जैसे रीढ़ की हड्डी के कारण, मेरुदंड के कारण तुम सीधा खड़ा हो पाते हो, वैसे ही ना किसी देश के विकास में एक अहम योगदान निभाता है संसाधन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरब कंट्रीज।
जो सऊदी अरब है, जो ईरान है, जो इराक है, ठीक है, जो यूएई है, आज कहाँ है और आज से 50 साल और 100 साल पहले कहाँ था? उसके पास ना पेट्रोल भर भर के था, पेट्रोलियम, लेकिन उसको पता नहीं था। बाद में जब पता चला ना कि हमारे पास तो संसाधन प्रचुर मात्रा में है, उसको वहां से निकाला, अब बेचना शुरू किया। आज वह एक विकसित देश तो नहीं कहते हैं, विकासशील देश में आता है, लेकिन वह बहुत आगे बढ़ गया है। आज से 50 साल पहले वो जहां पर था, आज जहां पर वो है, बहुत आगे बढ़ गया है। तो संसाधन जो है ना, किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र, संसाधन विपन्न, जिसके पास संसाधन नहीं है, वह क्या होगा? गरीब होगा, वह आर्थिक विकास में पिछड़ जाएगा। लेकिन यह भी हमेशा सत्य नहीं है। संसाधन विपन्न राष्ट्र विकास के दौर में पिछड़ जाए, आर्थिक विकास के दौर में पिछड़ जाए, यह भी हमेशा सही नहीं है। जापान इस बात को गलत साबित करके दिखा दिया। जापान ने अपने मानव संसाधन को इतना ज्यादा विकास किया, मानव संसाधन का इतना ज्यादा विकास किया, मानव संसाधन को इस कदर विकसित किया कि आज वह विकसित देश कहलाता है, वह विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। हमारा भारत जो है ना, एक विकासशील देश है। हमारा भारत आज भी एक विकासशील देश है, हम लोग विकसित देशों की श्रेणी में नहीं है। जापान विकसित देशों की श्रेणी में है, अपने मानव संसाधन का उपयोग करके। क्या बोले, समझ में आ रहा है? सिर्फ ये सही बात है कि ये जो संसाधन जो है, किसी देश के विकास का मेरुदंड होता है। जिसके पास संसाधन अधिक है, वो अधिक संपन्न राष्ट्र होगा, आर्थिक विकास में बहुत आगे निकल जाएगा। और जो संसाधन विपन्न राष्ट्र है, संसाधन विहीन राष्ट्र है, वो आर्थिक विकास में पिछड़ जाएगा। लेकिन यह हमेशा सही नहीं है। जापान इस बात को गलत साबित करके दिखा दिया है। अब आता है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। देखो वो लड़का को सो रहा है, क्या रे रात में क्या कर रहा था? अरे रात में क्या करता है? हेलो हेलो, सुनो क्या बता रहे थे बउआ? संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर देखते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन है बउआ? जैव एवं अजैव। जैव एवं, ये किसके आधार पे है? उत्पत्ति के। दूसरा किस आधार पर है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। ये दो तरह का भी होगा, नवीकरणीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। पहले सुना है शब्द होगा, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, पहले सुना है शब्द। तीसरा हो गया आपका स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर? स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। स्वामित्व के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार पर कौन कौन है? 4 गो है। कौन कौन है बुआ बोलो तो? सबसे पहला होगा निजी संसाधन। क्या लिखा है तुम्हारे बुक में? निजी संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। निजी संसाधन, यह बिल्डिंग एक व्यक्तिगत संसाधन है, तुम्हारी साइकिल एक व्यक्तिगत संसाधन है, मेरा घर एक व्यक्तिगत संसाधन है। उसके बदले में हम सरकार को टैक्स देते हैं। मेरा बाइक एक निजी संसाधन है। सामने जो कुआं है, ये हम लोगों का निजी संसाधन है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? तुम्हारा आम का बगीचा है, उसमें आम लगेगा, फल हम जाके तोड़ लेंगे, क्या है? तुम्हारा व्यक्तिगत संपत्ति है। बात समझ में आ रहा है? तो व्यक्तिगत मतलब निजी, व्यक्तिगत संसाधन, खेत खलिहान, घर, खेत खलिहान, बगीचा, बाग बगीचा, ठीक है, घर बोले, खेत खलिहान, बाग बगीचा, गाड़ी, ये सब कौन संसाधन के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत संसाधन मतलब निजी संसाधन। समझ में आ रहा है? ये बिल्डिंग एक निजी संसाधन है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? मेरा बाइक निजी संसाधन है, ठीक है। किसी को उसका यूज करना है तो क्या करेगा? पहले हमसे परमिशन लेगा। सरकार को परमिशन की जरूरत नहीं, सरकार आदेश जारी करती है। जान लो, एक देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जितना संसाधन आता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो
चाहे वह सामुदायिक हो, सामुदायिक मतलब पूरे समाज का, वह व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो या इस दोनों के परे हो, वो सब के सब राष्ट्रीय संपत्ति है। आज अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो इस बिल्डिंग को सरकार बिल्डिंग को अधिग्रहित कर लेगी। आपका जो जमीन है, अगर वहां से कोई रोड पास हो जाए किसी भी समय, सरकार उस खेत खलिहान को अधिग्रहित कर सकती है। ये अलग बात है कि सरकार उसके बदले में मुआवजा देती है और बाजार रेट से 10 गुना मुआवजा देती है। ठीक है, जो उसका रेट है ना उससे 10 गुना मुआवजा देती है। तो एक देश के सीमा के अंतर्गत जितना संसाधन है, चाहे वह व्यक्तिगत संसाधन हो, अगला क्या है सामुदायिक। देखो तुम्हारे गांव में वो बिल्डिंग बनाए देखते होगे, बिल्डिंग नहीं ऐसे ही एक ऐसे ही छोटा सा बनाया हुआ होगा चबूतरा टाइप का, ऊपर छत भी होगा, उसमें लिखा होगा सामुदायिक भवन, पूरे समाज का है। हो सकता है सारे लोगों के गांव में नहीं हो। सामुदायिक मतलब पूरे समाज का। सामुदायिक भवन में गांव में क्या आ सकता है, चारागाह, पशु चारण भूमि, चारागाह। अब चारागाह हर जगह नहीं होता है, क्यों? पहले लोग पशु पाला करते थे, अब तो पशु पालने का प्रथा धीरे धीरे गांव में भी खत्म हो गया है। पहले कई वो लोग 10-10 को पशु पाल के रखते थे, वो कहाँ जाएंगे चारा? 10 को क्या 20-25-50 को पाल के रखते थे, वो कहाँ जाएंगे चराने? चारागाह में। तो चारागाह हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है, तालाब हो सकता है। ठीक है, सामुदायिक तालाब होता है, खड़िका में है ना एक सामुदायिक तालाब, पूरे कथी का है, पूरे खड़िका गांव का है। तुम्हारा फटिकबारा में है ना एक, भले ही निजी संपत्ति में है लेकिन उसको पूरे समाज का घोषित कर दिया गया है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? जहां सब छठ मनाता है ना, तो तालाब माने पोखरा, इसलिए फंस रहे हो। खेल का मैदान हो सकता है, तालाब हो सकता है, सामुदायिक भवन में कोई भवन हो सकता है, पूरे समाज का जो हो, सामाजिक जिसको कहते हो। मंदिर परिसर हो सकता है, मस्जिद परिसर हो सकता है, या उस समुदाय के लोगों के लिए उपलब्ध होता है। जैसे मस्जिद परिसर है तो उससे मस्जिद किन लोगों का है? जिन लोगों का, जिस समुदाय का है उनके लिए अवेलेबल है। और क्या हो सकता है? शमशान भूमि हो सकती है, कब्रिस्तान हो सकता है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? शहर में क्या हो सकता है? पार्क हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है, पिकनिक स्पॉट हो सकता है। शहर में पार्क होता है ना, सुबह सुबह लोग वहाँ घूमने जाया करते हैं। खेल का मैदान भी होता है, बच्चे खेलते हैं। पिकनिक स्पॉट हो सकता है। और क्या हो सकता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा किसका होता है? सिखों का। और गिरजाघर मतलब चर्च, ईसाइयों का। ठीक है, तो ये सामुदायिक संसाधन हो गया। अगला आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय के बारे में क्या समझा बुआ? एक देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जितना संसाधन है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे सामुदायिक हो, या इस दोनों से परे हो, जैसे रेलवे न ही व्यक्तिगत है न ही सामुदायिक है, वह राष्ट्र की संपत्ति है। इवन की बिल्डिंग राष्ट्र की संपत्ति है। मेरा बाइक राष्ट्र की संपत्ति है। सरकार को जरूरत पड़ेगा, इलेक्शन में देखते हो सीधा आदेश आता है, नोटिस आता है कि आप अपने गाड़ी को यहाँ जमा कर दीजिए। अब उसका यूज करेगा इलेक्शन में, उससे जो पदाधिकारी लोग हैं ना, चुनाव में उसका यूज होगा। क्या बोले, समझ में आ रहा है? और उसके बाद होता है अंतरराष्ट्रीय। पहले यही याद कर लो, इसके बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुआ। स्वामित्व के आधार पे 4 गो है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा ना तो पूरे को बोलेगा एक्सप्लेन करो, और लघु उत्तरीय में पूछेगा ना तो इसमें से बीच में से कोई एगो पूछ देगा। ठीक है, और अगला होता है बस एगो लास्ट है, वह किस आधार पे है बुआ? क्या चीज? विकास के आधार पे। किस आधार पे है? विकास के। एहो 4 गो है और एहो इंपॉर्टेंट है। विकास के आधार पर बता सकते हो कौन कौन है? चलो इसका नाम लिखते नहीं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं। एगो होगा तुम्हारा संभाव्य संसाधन, मतलब संभावित संसाधन। दूसरा होगा विकसित संसाधन, तुम्हारे बुक में विकसित ना लिखा है। तीसरा होगा तुम्हारा संचित कोष, एगो होगा संचित कोष, और एगो चौथा कौन बच रहा है? भंडार संसाधन। कौन कौन बोले? संभाव्य, विकसित, संभाव्य, विकसित, संचित कोष, भंडार। समझ में आ रहा है? अब इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, अच्छा ये बात और बताओ एक बार, तुम लोग जो पीछे अभी पढ़ाए हैं, ये कौन बोला था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं?
जिम्मरमैन। कौन बोला था? अच्छा, इसी में हम तुमको पहले बताए थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह एक पुस्तक है ना, कौन लिखा था? शुमशेर। इसमें गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया गया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। और दूसरा 5 साल बाद, 92 5 और 97 5, 3 गो पृथ्वी सम्मेलन है ना, 92 5 97 5 2000। अब जगह बताओ। पहला रियो डी जेनेरो, दूसरा यूएसए के शहर न्यूयॉर्क, और तीसरा दक्षिण अफ्रीका के शहर क्या, जोहान्सबर्ग में। कार्यक्रम 21 किस में लाया गया था? पहला में। कार्यक्रम 20 एजेंडा 21 भी इसको कहते हैं, किस में लाया गया था? मॉन्ट्रियल समझौता कब आया था? 1987। क्वेटो सम्मेलन दिसंबर 1997। यह ना है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।